प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं भौतिकी। इसी प्रकार से साइंस के अन्य टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में जितने पैरामेडिकल वाले हैं उसमें होता है क्या, समझ लेंगे कि पैरामेडिकल वाले आपके एग्जाम में जो होता है ना, जीएस पूछी जाती है। जीएस मतलब क्या, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके आ जाती है फिजिक्स, आ जाती है केमिस्ट्री, आ जाती है बायोलॉजी, आ जाती है ना। तीनों से इंक्लूडेड क्वेश्चन रहती है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो रहती है, मतलब कि प्रश्नों की जो संख्या रहती है 25 और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको पता ही है। कुल मिला के 25 पंचे 125 नंबर की आपको पूछी जाती है जीएस। यूँ कह सकता है कि जीएस अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप तो एक गवर्नमेंट सीट आप अपना पक्का कर सकते हैं, उसमें निसंदेह, बिना कुछ सोचे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग जो बारीकी से पढ़ेंगे, फिजिक्स सेपरेट पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री सेपरेट पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी भी सेपरेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब ध्यान देंगे, ये है पैरामेडिकल वाले। और पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले, पॉलिटेक्निक जो भी पॉली वाले हैं, जब ध्यान देंगे उसमें जो होता है उसका सिलेबस क्या है सर, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दोनों के दोनों जो है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो जितने भी पॉलिटेक्निक वाले भी होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, उनसे इंक्लूड होगी। मतलब उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों का सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम ही है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ जीएस के तौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सारा ध्यान पैरामेडिकल के तौर पर रहता है। लेकिन पॉलिटेक्निक वाले आप भी इस कॉमन में आ रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक वाले अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, खैर, है ना, आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्या चलना है कि चूंकि अभी जो आपका समय है, जो आपको रूटीन सबको प्रोवाइड कर दी गई, जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं सबको रूटीन जो है अच्छे से ऐप पर मिल गई है, अच्छे से सबको व्हाट्सएप पे डाल दी गई है, अच्छे से सबको टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम पे डाल दी गई है ना। और जितने भी लोग फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं वहाँ भी सबको मिल गई है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और एक सेपरेट क्लास भी मैं रूटीन का ले लिया था आपका यूट्यूब पर भी, जहाँ अभी क्लास हमारी हो रही है वहाँ पर। तो जितने भी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट, इट मीन जितने भी ऐप पर क्लास ज्वाइन है, पेड कोर्स वाले हैं, उनको पर्सनल जो है कि रूटीन भी भेज दी गई है। और वीडियो के माध्यम से आप लोग तो समझ ही गए हैं, बाकी जो यूट्यूब वाले हैं वो तो अब आप लोग समझ ही गए हैं ना कि हमारी रूटीन क्या है। चलिए, और उसी रूटीन के अनुसार अभी जो हम लोग का समय है, टाइम है, वो पढ़ने का समय है भौतिकी। क्या है? भौतिकी मतलब फिजिक्स भौतिकी, है ना, ये हम लोग का समय है। और फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, इसे आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। चूंकि सिलेबस आप लोग के द्वारा बोला गया कि सर बिल्कुल शुरू से प्रारंभ की जाए और निरंतर की जाए, क्लास कोई गैप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी आपकी, और निरंतर रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज जो आपकी ये समय है वो भौतिकी की समय है रूटीन के अनुसार। तो भौतिकी के चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले भौतिकी के सिलेबस को देख लेंगे कि आपके किस प्रकार से कौन कौन चैप्टर्स को आपको पढ़नी है, ताकि गवर्नमेंट सीट आप पक्का कर पाएँ। तो आइए उस चैप्टर को हम लोग देखने चलते हैं ना। चैप्टर को बारीकी से हम लोग देखेंगे। और पहले आइए इसका सिलेबस से मैं आपको अवगत कराता हूँ। उसके बाद पहले जो चैप्टर होगी, फर्स्ट चैप्टर जो होगी, प्रथम अध्याय जो होगी, उस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। और अध्याय पढ़ने का हम लोग का क्या है, किस प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं, उसको जितना हो पाते इस चैप्टर को आपको मैं समझाने का, बताने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। फिर बेसिक क्वेश्चन, चूँकि फिजिक्स में आपके नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगी, अंकित प्रश्न भी रहेगी, उस प्रश्नों को जो बेसिक चीज़ें होंगी उसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। जब इतना कुछ सीख लेंगे आप, उसके बाद आपके पास ये एबिलिटी, ये क्षमता हो जाएगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात जो एग्जाम में पूछी गई प्रश्नों की सूची है, उसे बारीकी से हल कर पाएंगे। यही नहीं, सिर्फ वही प्रश्न नहीं, साथ में जो एग्जाम में पूछी जा सकती है प्रश्न, उस प्रश्न को भी हल करने में आप पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग अपना बाउंड्री को तैयार करते हैं, अपने पिलर को तैयार करते हैं, अपने बेस को तैयार करते हैं, ताकि हम लोग का जो होगी, हम लोग जो अपना एग्जाम तक के लिए जब पहुँचेंगे तो वो एग्ज़ाम अच्छे से हम लोग उसको क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग चलते हैं भौतिकी की ओर। तो भौतिकी का सर आप लोग के पहला क्वेश्चन होनी चाहिए, सर भौतिकी का सिलेबस क्या है, सर कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग को देखनी है। और इस चीज़ ध्यान देंगे, उसके प्रारंभ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा सर, क्या वो ये है कि जो है आप लोग कई बुक्स आप लोग के पास होंगे, तो बुक्स में कई जगह जो आपको जो सिलेबस डाली गई है, सिलेबस ऐसा नहीं का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन सिलेबस की क्रमिक जो दी गई है ना वो बिल्कुल गलत है उसमें। और दूसरी चीज़ें जो आप लोग गूगल पे, ऐप पे, गूगल और अन्य जगहों पे, यूट्यूब पे, अन्य चीज़ों पे आप लोग को जितना भी आप लोग अपना सिलेबस देख पाए हैं, बिल्कुल वो जो है निश्चित रूप से सिलेबस को ना आप समझ पाए हैं और निश्चित रूप से वो गलत है। इट मीन्स
कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो DCEC आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके अनुसार जो सिलेबस जो प्रोवाइड की गई है, जो सिलेबस बताई गई है DCEC बोर्ड के द्वारा, उस सिलेबस से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ये आपके सिलेबस है, इसे आप लोग बारीकी से नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, और एक एक करके चैप्टर जैसे ही समाप्त होगी टिक लगाते जाएंगे, उसको बारीकी से नोट करते जाएंगे, उससे जितना हो पाएगा अध्ययन हम लोग करते जाएंगे और एक अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे। चलिए बिना देर के हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिक्स भौतिकी। भौतिकी में सबसे पहले एक चैप्टर जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी चैप्टर है, उसे आप लोगों को पढ़नी है, जिसका नाम है मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा। बीमा। और जो ध्यान देंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो हमें बार बार कॉल भी आ रही है और मैसेज भी आती है ना, तो ये भी आ रही है कि सर कि हिंदी मीडियम तो बता ही रहे हैं सर, इंग्लिश बताइए ना। देखिए ना, हम अभी हिंदी मीडियम आपको पढ़ाते हैं ना इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, हम आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। इट मीन्स कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंदी के प्रति हम लोगों की झुकाव रहती है। क्यों सर? क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, सबका जो है वो हिंदी मीडियम से ही है, हिंदी के प्रति ही उसका झुकाव है, इसलिए हम लोग भी अपना झुकाव हिंदी के प्रति रखते हैं। बेशक आप लोग जब क्वालिफाई कर जाएंगे, गवर्नमेंट सीट पक्का कर ले आएंगे पैरामेडिकल में और पॉलिटेक्निक में, तो उसके बाद आपको हिंदी नहीं पढ़नी होगी, वहाँ आपको हर एक चीज़ इंग्लिश हो जाएगी, आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। तो इंग्लिश को इग्नोर तो करनी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी के प्रति झुकाव जरूर है, लेकिन इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलते हैं। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी सचेत होकर प्रश्न को देखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो खैर देख ही रहे हैं ना। आइएगा, तो प्रथम चैप्टर क्या है सर? मात्रक तथा बीमा। मात्रक और बीमा का जो है इंग्लिश मीनिंग होती है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ये प्रथम चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे इस अध्याय को हम लोग को बारीकी पूर्वक और सावधानी पूर्वक भी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों को जो है कि मात्रक के बारे में सीखेंगे, फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे, और बीमा के बारे में सीखेंगे, और सांकेतिक नामों के बारे में सीखेंगे, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलता है, और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। इट मीन्स 15 नंबर 10 नंबर के देखने के लिए मिलता है, इसलिए चैप्टर को बारीकी से और अच्छे से देखना भी है। और दूसरा जो चैप्टर है उस चीज़ को ध्यान देंगे। दूसरा हम लोग का चैप्टर है सदिश तथा अदिश। सदिश तथा अदिश, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा चैप्टर है। ये आपके 11 अर्थात इंटर के 11 का ये चैप्टर है, लेकिन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चूँकि हम लोग पैरामेडिकल के जितने भी छात्रा हैं या छात्रगण हैं, वो सारे लोग क्या हैं कि 12th लेवल ही फॉर्म भरने वाले हैं, कुछ लोग 10th लेवल भी भरेंगे, लेकिन आपकी जो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति रहती है आपके बोर्ड की, इस प्रकार से रहती है जो आप देख रहे हैं। मात्रक बीमा हो या सदिश हो, ये जो है आपका 11th का और 12th की चैप्टर है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, इंटर की चैप्टर्स हैं ये चीज़ों को, तो बारीकी से हम लोग को देखनी है। तीसरा आएंगे, तीसरा चैप्टर है गति और या गति तथा वेग, या गति और वेग। गति और वेग बहुत ही उम्दा और बढ़िया चैप्टर है। ये 10th क्लास की चैप्टर से आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। और चौथा चैप्टर जो है आपका, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है प्रक्षेप्य गति। ये भी 12th कक्षा का है। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही उम्दा और बढ़िया चैप्टर है। आए चलेंगे को चैप्टर नंबर 5 की ओर, जिसका नाम है उत्तोलक। ये उत्तोलक चैप्टर अभी तक आपके सिलेबस में ऐड नहीं की गई थी, लेकिन इस बार जो DCEC के द्वारा जो सिलेबस जारी की गई है उसमें उत्तोलक को भी जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उत्तोलक से प्रश्न जो है इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुई, इस वर्ष प्रश्न देने के लिए मिला, दो प्रश्न देने के लिए चैप्टर से मिल गया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। उत्तोलक, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लीवर, LEVER, लीवर। ये वाला लीवर नहीं, वो फिजिक्स के चैप्टर्स का लीवर है, उस लीवर के बारे में चर्चा ये कर रहा है। आइए
चैप्टर नंबर 6 चलेंगे, जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रैक्शन। इट मीन्स गति, न्यूटन के गति के नियम, है ना, ये चीज़ है। 7वां जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से आपको अवगत करिए। न्यूटन के गति के नियम जो है, ये क्लास 10th में भी थी, ये क्लास 12th में भी है। और ऐसा नहीं है, प्रश्न एग्जाम में नॉर्मल और एवरेज ही रहेगी, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो रहती है वो नॉमेरिकल बेस्ड रहती है, अर्थात अंकित प्रश्नों की ओर दृष्टि जो है डीसीएससी बोर्ड की ज़्यादा रहती है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा जो फोकस करनी है, ज़्यादा जो हम लोग का झुकाव होती है, वो होती है कि आपको इसके मैथ्स के क्वेश्चन से अवगत कराया जाए। इट मीन्स अंकित प्रश्न के क्वेश्चन को अच्छे से अवगत कराई जाए, थोड़ी सी भी दुविधा आपको होने हम नहीं देंगे। ये हम भरोसा है नहीं, मुझे अपने आप पर जो है बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है कि आपको प्रश्न काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा, बता पाऊँगा, और आपको कंठस्थ करा पाऊँगा, और एग्ज़ाम में हल भी करवा पाऊँगा, और एक गवर्नमेंट सीट भी पक्का करवा पाऊँगा। लेकिन आपको बस सचेत रहनी है एग्ज़ाम के प्रति अपने दृष्टिकोण को काफ़ी मजबूत बनाए रखनी है। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होनी है। एक्स्ट्रा जितना भी हो पाएगी, जितना भी आपकी खुद की मेहनत हो पाएगी, वो करने का प्रयत्न करनी होगी, प्रयास करनी होगी, हताश नहीं होनी होगी। अपने पास बुक रखने के लिए बोला गया है, वो बुक रखी होंगी आपने, उस बुक को रोज़ रोज़ पढ़ा जाना चाहिए आपको, है ना। और बार बार जो है ना आपको क्या करनी है कि पर डे जो है एक सेट को OMR रखना है अपने पास। OMR ऑब्जेक्टिव, जो OMR रंगाने जाए वाली होती है, जो आप लोग 10th और 12th के छात्र आए, 10th वाले जो होंगे वो एग्ज़ाम दे के आएंगे, 12th वाले भी एग्ज़ाम दे दिए होंगे, या फिर दे के इस बार रिजल्ट आई होगी, तो सारे लोग OMR को जान रहे हैं क्या होती है। OMR पे क्वेश्चन को रखनी होती है। एग्जाम वहाँ भी जो एग्जाम देंगे आप पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक की, वहाँ भी यही होने वाली, ऑफलाइन एग्जाम भी होगी, OMR बेस्ड ही होगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, तो वहाँ भी अच्छे से रखनी है। तो रोज़ घर में OMR रखिए अपने पास, और अपने पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रोज़ पर एक सेट को बनाया कीजिए। नंबर भले ही बहुत कम आ जाए, एकदम न्यूनतम आ जाए, माइनस में ही क्यों ना आ जाए, वैसे तो माइनस में आएगी नहीं सर, क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है, तो फिर भी प्रश्न को आपको हल करनी है, चाहे नंबर कितना ही कम क्यों ना आ जाए, अपने आप को जज करनी, रोज़ करनी है ना। आइए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 थी, सॉरी चैप्टर नंबर 6 थी, जो आपके फिजिक्स अर्थात भौतिकी का चैप्टर था। और 7वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 8 अर्थात 8 में हम लोग को जो पढ़नी है भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में पढ़नी है, वो पढ़नी है हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ग्रेविटेशनल, GRAVITATION, ग्रेविटेशन बोलिए या ग्रेविटेशनल कहेंगे, एक ही चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 9 भौतिकी अर्थात फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है वृत्तीय गति और रेखीय गति। वृत्तीय गति और रेखीय गति। वृत्तीय गति और रेखीय गति, सर्कुलर मोशन ऑफ लीनियर मोशन। ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 भौतिकी अर्थात फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये।
इस चैप्टर का नाम है पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा सा इसका कुछ भाग हम लोग केमिस्ट्री में भी देखेंगे, जिसमें हम लोग अल्फा, बीटा और गामा देखने वाले हैं, जिससे न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे, अपने ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। वो सारी चीज़ों की कुछ अंश, कुछ भाग हम लोग को देखनी है इस पदार्थ में। मतलब पदार्थ पढ़ने, उसके न्यूनतम इकाई को पढ़ेंगे, एकदम पदार्थ के बिल्कुल सूक्ष्मतम और न्यूनतम इकाई से की सहायता से ही प्रकाश भी गमन कर रही है, अल्फा बीटा गामा किरण भी गमन कर रही है, धनात्मक ऋणात्मक चीज़ें भी गमन कर रही है, और लाइट अर्थात जो आपकी करंट है वो इसी पर निर्भर करती है, सब कुछ। इसलिए यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, इससे मैं आपको अच्छे से अवगत कराऊंगा। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अब चैप्टर नंबर 10, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है सिलेबस में। DCSE बोर्ड के द्वारा ये सिलेबस जारी की गई है। विद्यार्थीगण कॉपी में अच्छे से नोट में, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। 10 हो गई। अब चलेंगे 11। 11 जो चैप्टर है उसका नाम है उष्मा और ताप। उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, चैप्टर नंबर 12 अर्थात 12 की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। चैप्टर का नाम है तरंग और ध्वनि। तरंग और ध्वनि, तरंग और ध्वनि, वेव एंड साउंड। चैप्टर नंबर 13 अर्थात 13 प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लाइट, इससे नॉमेरिकल प्रश्न देखने के लिए मिलता है, अंकित प्रश्न देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 14 विद्युत, इससे भी नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मैथ्स की क्वेश्चन देखने को मिलता है विद्यार्थीगण। प्रकाश हुआ, विद्युत हुआ, इससे ज़्यादातर प्रश्न देखने के लिए मिलता है। एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए जो है प्रकाश से, और एक प्रश्न विद्युत से देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलता है। अंकित प्रश्न अर्थात मैथ्स की क्वेश्चन जो होती है फिजिक्स की, वो प्रश्न देखने यहाँ से मिलता है। वो हल हो जाएगी, काफ़ी सिंपल होती है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, सिंपल हो ही जाती है ना। खैर, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 15 चुंबकत्व। चुंबकत्व, मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक, बोथ आर सेम है विद्यार्थीगण। क्वेश्चन नंबर 16 आधुनिक भौतिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स विद्यार्थीगण। और नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर नंबर 17 विविध, कुछ प्रश्न की सूचियां जो आपके एग्जाम में किसी चैप्टर से रिलेट्स नहीं रखेगी, आउट ऑफ सिलेबस, उस चीज़ों को मैंने खुद जोड़ा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो इन सारे चैप्टरों में से कहीं से रिलेट्स नहीं रखती है, एक दो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, उस प्रश्नों की सूची जितना भी होगी मैं आपको बताने वाला हूँ विविध में, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस, ये आपका चैप्टर है विद्यार्थीगण, है ना। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका चैप्टर है। इस सारे चैप्टरों से आपको अवगत होनी है और निश्चित रूप से होनी ही है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं।
और कई लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार से भी था कि सर क्या हमारी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगी सर समय पे। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। आपकी जिम्मेदारी बस ये होनी चाहिए जितना सर पढ़ा रहे हैं उसे तो पढ़ना ही है, साथ में इतना स्टडी सेल्फ करनी है, इट मीन सेल्फ स्टडी में इतना विलीन हो जानी है कि अन्य चीज़ों से आपको समय ही ना मिल पाए। मन में ये चीज़ों को रख लेंगे कि मुझे सफल ही होना है ना। कहा जाता है क्या कि ये बहुत ही बढ़िया, ये कुछ पंक्ति जो है ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ये चीज़ बोला गया है, कहा गया है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इससे हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब सफल हो जाएंगे ना तो अभी ना कठिनाई आ रही है, दिक्कतें आ रही है। और अभी देखिएगा जब पढ़ने के क्रम में आपके माताजी पिताजी भी आपके डांट फटकार आपको देते रहेंगे, आपके गांव वाले, समाज वाले, बगल वाले सारे लोग देते हैं। लेकिन जब सफल हो जाएंगे ना तो सारे लोग मिलकर आपको बधाई देने आएंगे। और जब सफल हो जाएंगे, मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस लिया विद्यार्थीगण। मेरी छोटी बहन जो है पैरामेडिकल क्वालिफाई करके जीएनएम कर रही है। वर्तमान समय में वो अभी ट्रेनिंग में है। अभी मुझे कॉल आती है कि मुझे जो है कि इस हॉस्पिटल में जहाँ भी उनकी ड्यूटी है मुझे वहाँ जानी है, या ट्रेनिंग है वहाँ जानी है। मुझे जो है गवर्नमेंट सीट में ही आपकी दी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो गवर्नमेंट जो है कि आपको हॉस्पिटल में भी आपको हॉस्पिटल में ही आपको ट्रेनिंग होगी। तो वहाँ लोग जाते हैं कि उनसे मुझे मदद कुछ चाहिए, ताकि चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं जहाँ सुविधाएँ नहीं होती है। जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थक जाते हैं तो रेफ़र की जाती है उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर, तो लोग वहाँ से मदद उनसे लेने के लिए मुझे कॉल आती है, मेरे पिताजी को कॉल आती है, गांव के समाज के सारे लोग घर पर पहुँचते हैं कि उनसे मुझे मदद चाहिए। तो ये सब क्या है कि डॉक्टर बन जाने के बाद पैरामेडिकल, इट मीन्स जूनियर डॉक्टर, ये बन जाने के बाद आपकी इज्जतों के चार चांद लग जाती है, ये चीज़ें हो जाती है। और जो है कि आपको सम्मान मिल जाती है साथ में। जैसे ही आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, आपकी जो है तनख्वाह जो कहते हैं, क्योंकि पैसों के लिए लोग जो कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोग जूनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इट मीन्स भगवान के दूसरे रूप। तो पैसों की लोभ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो मूलभूत इकाई है मानव को अपना जीवन निर्मित करने के लिए, तो उसमें भी कमी नहीं होती। जैसे ही आपकी कॉलेज मिलेगी वहाँ से पैसा आना प्रारंभ हो जाती है। कुछ जो खर्च होती है, हॉस्टल खर्च, मेस खर्च और आपके पढ़ाई के खर्च सब मिलना आपको प्रारंभ हो जाती है। कोई कठिनाई, कोई दुविधाएं नहीं होती है। माता पिता पे कितने दिन बोझ बने रहेंगे, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बोझ खत्म हो जाएगी, खुद का खर्च पढ़ाई के प्रति तो निकल जाएगी। जो नॉर्मल खर्चे होंगी वो पिताजी के लिए नहीं है। ट्रेनिंग खत्म हो गई, गवर्नमेंट सीट, उसके बाद आपको तो आपकी जॉब ही समझे। अरे पैरामेडिकल में गवर्नमेंट सीट मिलना इट मीन्स एक जॉब हुई हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जॉब के लोगों को भटकना नहीं पड़ता। जॉब मिल गई, उसके बाद पिताजी माताजी खुश रहेंगे, हमेशा उनकी सेवा कर पाएंगे आप। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी इसके बाद आपके पास आने वाली है, पहली कि आप जूनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, भगवान का दूसरा रूप बनने जा रहे हैं, तो यहाँ इज्जत काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण, आप समाज की सेवा कर सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण, समाज को जो है ना आप बदल सकते हैं। सर कैसे? जितनी भी लड़कियां हैं, सारे लोग जो भी जितने भी सारे हैं, सारे गवर्नमेंट से अगर पक्का कर लिए, इट मीन्स क्या है, आपको दहेज देनी नहीं पड़ेगी। लड़के वाले ढूंढते हुए आपके यहाँ पहुँचेंगे, आपके पिताजी को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि लड़की को ढूंढना है कहीं, ऐसा कुछ नहीं। ढूंढने के लिए पहुँचेंगे, अच्छे अच्छे लड़के आएंगे आपके रिश्ते के लिए, और आपको दहेज नहीं देनी पड़ेगी। इट मीन्स दहेज प्रथा समाप्त की राह यहीं से प्रारंभ होगी। और ये बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में, दहेज लेना या देना, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ही हटा सकते हैं, आप लोग ही समाप्त कर सकते हैं। एक कदम आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये आपकी सिलेबस है, मैंने बता दिया। अपने आप को जागरूक रखेंगे पढ़ाई के प्रति, है ना। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। क्लास की जो रूटीन है, मैंने रूटीन आप सबको भेज दिया है। उसी रूटीन के अनुसार आपकी क्लास निरंतर रूप से चलेगी, कभी कोई बाधित रूटीन नहीं होगी। सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखेंगे। कोई दुविधा, कोई परेशानी आओ तो मेरे नंबर आपके पास है ही, नंबर पे कॉल करेंगे, हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन ना हल हो तो हल करने का हम तुरंत प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो सिलेबस आपको दी गई, सिलेबस को नोट कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, नोट करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारे पास समय है, सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ भरोसा बनाए रखेंगे और पढ़ाई के प्रति आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं दीपक आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलूंगा अगले क्लास में। धन्यवाद।